हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गीती मम्मी टॉक्स। आई होप आप लोगों को मेरी डिलीवरी स्टोरी पसंद आई होगी, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ पोस्ट डिलीवरी स्टोरी। ये आपने बहुत कम सुना होगा या बहुत से लोगों ने सुना ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का माइंडसेट यही होता है कि मेन है डिलीवरी अच्छे से हो जाए, बेबी हेल्दी हो जाए और हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए या सी सेक्शन हो और सब कुछ बस अच्छे से हो जाए, वहाँ पे सब खत्म हो गया। पर ऐसा होता नहीं है। अगर आप मेरी बात माने तो डिलीवरी या लेबर रूम में जो चीजें होती है वो तो ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स, एक दिन की होती है। असली स्ट्रगल जो होता है मदरहुड का, वो स्टार्ट होता है आपकी डिलीवरी के जस्ट बाद से। उस टाइम से लेकर 6 महीने या 3 महीने आप कह लीजिए, सभी के लिए बहुत अच्छा पीरियड नहीं होता है ये। कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ही टफ होता है। उस टाइम पे आप में बहुत सारे चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, आपकी लाइफस्टाइल में। आपको अगर स्टिचेस आए हुए हैं, ये सब बहुत कुछ होता है। तो मेरी जो पोस्ट डिलीवरी स्टोरी है वो बहुत वर्स्ट है, बहुत बुरी है। आज भी अगर मैं उस पीरियड के बारे में सोचती हूँ तो मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे रोना आता है। मतलब मेरी लाइफ का वो वर्स्ट फेज था। इसीलिए मैं आप लोगों से मेरी पोस्ट डिलीवरी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरे साथ जो हुआ या मैंने जो गलतियाँ की, मुझे जो बातें नहीं पता थी, वो आप लोगों को पता चले और आप वैसी गलती ना करें और आपका वो पीरियड बहुत अच्छा गुजरे। आप अपने बच्चे के साथ उस टाइम को एंजॉय कर सके, मेरी तरह रोते हुए आपका वो टाइम न निकले। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरे द्वारा बनाए जा रहे इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जिन्हें ज़रूरत है इन वीडियोज़ की उनसे प्लीज़ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको किन चीज़ों पे टिप्स देने वाली हूँ, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली जो चैलेंज आता है हमारे सामने वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग का। एक तो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती है। उसके बाद स्टिचेस, अगर आपको स्टिचेस ज़्यादा आए हैं, आजकल 1-2 तो आते ही हैं, उसके अलावा 4-5 आए, 13 आए, 20 आए, अगर स्टिचेस हैं तो उनकी केयर आपको कैसे करनी है, कैसे वो स्टिचेस खुल सकते हैं या आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से। थर्ड है आपकी डाइट, टैबलेट्स और जो आपका कौन है जो आपकी टेक केयर कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, आपने भी सुना होगा कि अक्सर हम औरतों को डिलीवरी के बाद डिप्रेशन हो जाता है, जिसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। उससे हम कैसे बचें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी से। आपने मेरी डिलीवरी स्टोरी में देखा था, मेरी बेबी नॉर्मल हो गई थी, मुझे 13 स्टिचेस आए थे। वो डी स्ट्रेस हो गई थी, इसलिए कुछ 1-2 घंटे उसे NICU में रखा गया था, ठीक है। और वहाँ मैंने आपको ही कहा था नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, बट एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगी। पेन बहुत था, पेन के बाद जो ब्लीडिंग मेरी बंद नहीं होती, उस टाइम पे मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी। बट फ्रेंड्स, जब मेरी बच्ची को मेरी गोद में दिया गया तो ट्रस्ट मी, वो खुशी एक अजीब सी थी। मतलब सारे दर्द भुला दिया, कुछ याद नहीं था कि कितना पेन सहा है, लेबर रूम में क्या हुआ, स्टिचेस लगे, कुछ याद नहीं था। मतलब वो जो पेन हम सहते हैं ना, बच्चा हाथ में आते ही, मतलब वो पेन वर्थ है। मतलब ऐसा लगता है हाँ, हमने जो सहा है इस खुशी के लिए सहा है। तो पेन से बिल्कुल मत डरिएगा, कुछ नहीं होता। माता रानी ने सभी को शक्ति दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी बेबी आई, उसके बाद मेरी डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर्स जो थी वो लोग चले गए। किसी ने भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ट्राई ही नहीं कहा ही नहीं कि ब्रेस्ट फीड कराओ। फिर एक सिस्टर आई, उन्होंने कहा आपने क्या बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने जब चेक किया, उन्होंने कहा अभी आपके मिल्क नहीं आया है आपका, इसीलिए बच्चे को हम येलो कलर का जो पैकेट वाला मिल्क आता है, यहाँ पे सांची का येलो कलर का मिल्क आता है, उसे बॉयल करके उसमें शक्कर मिला के बच्चे को कटोरी चम्मच से पिलाना था। फिर 1-2 सिस्टर्स आई, मेरी दीदी मेरे साथ, उन्होंने ट्राई किया बट मेरा मिल्क नहीं आ रहा था। देन एक सिस्टर ने कहा, एक्चुअली देखिए ये वुमेन ओरिएंटेड है तो आई होप सब फीमेल्स ही देख रही होंगी, वो जो निप्पल्स होते हैं उसमें भी छेद होते हैं, होल्स होते हैं, उन्हें खुलना ज़रूरी होता है मिल्क आने के लिए। तो उसे सिस्टर के द्वारा गर्म पानी से वॉश किया गया एंड खोलने की कोशिश की गई, चेक किया गया, बट कोई मिल्क सप्लाई नहीं थी।
तो रात भर मेरी बच्ची को मेरी दीदी ने ही कटोरी चम्मच से येलो वाला मिल्क पिलाया, जो लो फैट मिल्क होता है शक्कर डाल के, वो रात भर उसे पिलाया गया। सब कुछ नॉर्मल था। बच्चे के साथ भी बहुत से चेंजेस होते हैं क्योंकि बच्चा वॉर्म से निकल के बाहर आता है, तो सब कुछ चेक किया जाता है, बच्चे की यूरिन पॉटी आई या नहीं, ये सब चीज़ें देखी जाती है। और मुझे स्टिचेस से, तो स्टिचेस ज़्यादा थे 13, तो मैं हिली नहीं, मैं बेड पर ही थी रात भर। मॉर्निंग में जब मेरी डॉक्टर आई है तब हमने डॉक्टर को बताया कि बच्चे को फीड कराना है पर मिल्क नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मिल्क नहीं आता है, मैं आपको टैबलेट्स दे देती हूँ, आपको वो खाने हैं। और एक बात, जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपको डिस्चार्ज हॉस्पिटल से तभी मिलता है जब आप एक बार वॉशरूम होके आ जाते हैं, मतलब आप एक बार वॉशरूम होके आ जाते हैं, आपका एक बार आप मोशन क्लियर हो जाता तब करते हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मुझे जो वहाँ पे बाई थी, दीदी थी, वो लेके गई वॉशरूम में, उन्होंने मुझे गर्म टब में बिठाया, गर्म पानी में, एंड नहलाया उन्होंने मुझे, है ना। उसके बाद मुझे ठीक लगा, मैं चल पा रही थी, तो डॉक्टर ने कहा आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी, कोई इशू नहीं है, फीडिंग आप करा पाओगे, आपको उसके लिए टैबलेट्स दी जा रही। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है सब कुछ ठीक है। तो सेम डे, मतलब 12th को मेरी बेटी हुई है 2:30 पे, उसके बाद 13th को मॉर्निंग में 11 बजे मुझे डिस्चार्ज दे दिया गया था। बट मेरे स्टिचेस ज़्यादा थे तो मुझे कहा गया था कि आपको पैर लंबे कर कर ही बैठना है, ऐसे आलती पालती करके जो हम बैठते हैं इस तरीके से, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं बैठना है। आपको हंसना नहीं है, खांसना नहीं है, ज़ोर से बिल्कुल भी नहीं खांसना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि स्टिचेस खुल सकते हैं, 13 स्टिचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और कल से आपकी मिल्क सप्लाई बन जाएगी, मिल्क आएगा तो आप बच्चे को फीड करा सकते हो। मैंने कहा ठीक है। आप यहाँ से देखिए जो स्ट्रगल स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया था हम लोग न्यूली इस घर में शिफ्ट हुए थे, यहाँ लिफ्ट भी नहीं बनी थी उस टाइम पे, हमने 4th फ्लोर पे घर लिया था। मैं 4th फ्लोर तक सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ। ये सरासर मेरे ऑनर की गलती है क्योंकि उन्होंने अप्रैल में वादा किया था देंगे, सितंबर तक नहीं दिया, और मैं शिफ्ट हुई, मेरे लिए लिफ्ट चालू थी, ऐसा नहीं लिफ्ट बनी नहीं, लिफ्ट बन चुकी थी, सिर्फ उसे चालू करना था, पर उन्होंने नहीं किया। मैं 4th फ्लोर तक चढ़ के आई क्योंकि ऑब्वियसली मेरा वेट उस टाइम पे 88-90 हो गया था ना, हाँ, तो मेरा वेट इतना ज़्यादा था तो कोई मुझे कुर्सी पे बिठा के तो ऊपर ला ही नहीं सकता था। तो मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इतने ऊंचे पे इतने स्टिचेस के साथ मत चढ़िएगा, ऐसा रिस्क मत लेना। अगर मुझे पता होता पहले शिफ्ट नहीं होती है जो भी था, क्योंकि आपके जो स्टिचेस है वो खुल सकते हैं, अगर वो खुल गए तो उन्हें दोबारा नहीं सिया जाता है, गोलियों से ही उसे रिकवर करने के लिए वेट किया जाता है। आपके स्टिचेस नहीं खुलने चाहिए किसी भी कीमत में। मैं आ गई, मैं नॉर्मल थी, खुश थी। दैट डे ऑल्सो मेरी बेटी ने सिर्फ येलो वाले पैकेट का ही दूध पिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं 5 बजे सो के उठी तो मुझे ब्रेस्ट में बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने मेरी दीदी से पूछा, दिन का शायद आपने गोली खाई है मिल्क की तो आपको मिल्क सप्लाई आएगी उस वजह से, बट मेरा मिल्क बाहर नहीं आ रहा था। तो उसके लिए, क्योंकि मेरी दीदी खुद एक मेडिकल प्रोफेशनल है तो उन्हें ये चीज़ें पता है, तो उन्होंने एक सिरिंज जो इंजेक्शन होता है वो मंगाया है मेडिकल से, एंड देन उस सिरिंज से सक करके मिल्क निकाले, क्योंकि वो अगर मिल्क बन रहा है और आपके ब्रेस्ट में ही रह गया तो वहाँ गठाने हो सकती, सिस्ट हो सकता है, जिससे सिर्फ ऑपरेट करके ही फिर निकाला जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर मिल्क बनना शुरू हो गया है तो उसे निकलना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में निप्पल में जो पोर्स होते हैं वो खुले नहीं होते तो दूध नहीं निकलता। ये तो किसी ने बताया ही नहीं था और ना मुझे खुद पता था। उस पोर्स को हमें निप्पल को खींच के ओपन करना होता है। तो पहली टिप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी अच्छे से स्टार्ट हो तो इसके लिए जब आप प्रेग्नेंट हैं 5 या 6 महीने में, उसके बाद ही आपको अपने निप्पल्स को कोकोनट ऑयल से मसाज करना चाहिए और पुल करना चाहिए बाहर की तरफ। क्योंकि अगर फ्लैट निप्पल होते हैं या अंदर की तरफ मुड़े होते हैं निप्पल तो बच्चा उसे लैच नहीं करता है, जो मेरे साथ आगे प्रॉब्लम हुई थी। जब मेरी मिल्क सप्लाई बन गई मैंने अपनी बेबी को फीड कराने की कोशिश की पर उसने फीड लेने से मना कर दिया। शी स्टार्ट टू क्राई लाउडली, वो बहुत ज़ोर से लैच करना मतलब पकड़ना इस तरीके से। मेरी बच्ची ने लैच करने से ही मना कर दिया। तो ब्रेस्ट फीडिंग में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है, लैचिंग इशू, बच्चा नहीं लेता है। बट मेरी दीदी ने पॉजिटिवली मुझसे कहा कि ट्राई करते रहो, वो ज़रूर लेगी। सेम डे मैंने बहुत ट्राई किया पर उसने लैच नहीं किया तो वो ऊपर का ही दूध फीड कर रही थी।
उसके बाद जैसा कि होता है कि मालिश के लिए हम बुलाते हैं आंटी वगैरह को, मालिश करती हैं बच्चे की। मेरी उन्होंने मालिश की, उन्होंने कहा आपके निपल्स के पोर्स खोलने पड़ेंगे, उन्होंने खोला। फिर मैंने पंप मंगाया, पंप और सीरीन से मैं मिल्क निकालती थी और ब्रेस्ट मिल्क मेरी बच्ची को जैसा हो सकता था मैं पिलाती थी। मैं 2-3 दिन हो गए मैं ट्राई करती थी, वो लैच करे, वो नहीं करती थी। इवन मेरा सपोर्ट नहीं किया किसी ने भी, मेरी दीदी ने किया, बस दीदी ने मुझे कह रखा था कि आप ट्राई करते रहना, वो एक दिन करेंगी। देखिए क्या होता है ना, 10 दिन तक अगर बच्चा लैच कर लेता है, मिल्क आपका लेने लगता है, तो मिल्क सप्लाई जैसे बच्चा फीड करता है तो और बढ़ती है। लेकिन अगर आप फीड नहीं कराओगे तो मिल्क सप्लाई कम हो जाती है। बट मेरी दीदी इतनी पॉजिटिव थी इसलिए मैंने नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी, मैं ट्राई करती रहती थी। उसने 2 महीने बाद लैच किया है, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया है एंड फिर 2 महीने बाद मेरी बेटी की ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी स्टार्ट हुई है। उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके साथ लैचिंग इश्यूज ना हो तो प्लीज़ कोकोनट ऑयल से मसाज कीजिए 5-6 महीने प्रेगनेंसी के बाद से। निप्पल को बाहर की तरफ पुल करने की कोशिश कीजिए और उम्मीद मत छोड़िए, बच्चे को लैच कराने की कोशिश करते रहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। ऊपर का फीड कराइए जब तक उसे भूख लग रही है, उसके बाद आप ट्राई कीजिए। पहली प्रॉब्लम ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत आती है। सेकेंड बात कर लेते हैं स्टिचेस की। अब स्टिचेस के केस में क्या होता है, मुझे 13 स्टिचेस थे। डॉक्टर ने कहा था बिटाडिन करके जो आता है ना, एंटीसेप्टिक जो लिक्विड आता है, उन्होंने कहा था आपको गर्म पानी वार्म वाटर में इसे डालना है 2 ढक्कन और उसमें 20 मिनट बैठना है, मतलब टब में आपको बात लेनी, बैठना है। स्टिचेस को सिकाई मिलनी चाहिए जिससे आपके स्टिचेस जल्दी ठीक होंगे। और उन्होंने ट्यूब वगैरह दी थी लगाने के लिए कि आपको रेगुलरली स्टिचेस पे अप्लाई करना है। और इसके अलावा क्योंकि आपके स्टिचेस हैं तो जब आप मोशन जाओगे नेक्स्ट टाइम तो मोशन में आपका प्रेशर नहीं लगना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी प्रेशर लगता है तो स्टिचेस खुल सकते हैं। इसीलिए हर डॉक्टर डिलीवरी के बाद देता है एक मोशन स्टूल सॉफ्टनर दिया जाता है, तो वो ज़रूर लें। लिक्विड डाइट ही रखें स्टार्टिंग के दिनों में। अगर आपके स्टिचेस ज़्यादा हैं, कम है, तो भी आपको लिक्विड डाइट ही लेनी है ताकि मोशन आपका इजीली पास हो जाए, आपके स्टिचेस पे कोई भी प्रेशर ना पड़े। मुझे भी बहुत डर था, मैंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा, मैं सिर्फ दाल और दलिया ही खा रही थी। स्टिचेस के केस में क्या हुआ, मैंने भी बिल्कुल आलती पालती नहीं मानी, मैं सीधे ही बैठती थी। पर 10-15 दिन बाद मुझे एकदम से क्लॉटिंग हुई तो मैं डर गई कि ऐसा क्यों हुआ, क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए 10-15 दिन बाद। तो मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने जब चेक किया तो पता चला कि मेरा जो पहला स्टिच है वो खुल गया है। एंड उस टाइम मेरी दीदी जा चुकी थी अपने घर, मैं अकेली थी। मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे इतना स्ट्रेस हुआ, मैंने दीदी से बात की, मैं कहा अब क्या। तो ऐसा है कि अगर स्टिचेस आपके खुल गए तो वो दोबारा नहीं लगाए जाते हैं, उन्हें खुद से रीजॉइन होने के लिए टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं। वैसे ही मेरे केस में हुआ। तो हो सकता है मेरे स्टिचेस खुलने का एक कारण यही था कि नेक्स्ट डे मैं 4th फ्लोर तक चढ़कर आ गई थी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं ऑल्दो धीरे धीरे चढ़ी थी पर बहुत रिस्की होता है, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। और मेरे दीदी के जाने के बाद मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ थी, वो गांव में रहती हैं, तो शायद जो भी हो उनकी सोच ये थी कि थोड़ी सी ठंड है तो मत नहाओ, कोई ज़रूरी नहीं है नहाना। तो मैं बिना नहाए बिना नहीं रह सकती। और पहली बात, डॉक्टर ने कहा था कि मुझे वार्म वाटर में एंटीसेप्टिक डाल के बैठना है मेरे स्टिचेस को हील करने के लिए। तो प्लीज़ आपके घर में अगर कोई आपको मना करता है तो उनकी बात मत मानिएगा, जो डॉक्टर ने कहा है आप वही कीजिएगा। ये हो गई 2 बातें। स्टिचेस की केयर करना बहुत ज़रूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। थर्ड बात आती है डाइट और टैबलेट की। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन हो, स्टार्टिंग में जो भी डाइट आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहा है प्लीज़ उसी पे ध्यान दीजिए। मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए दूध दलिया खाने को कहा जाता है, ओट्स खाने को कहा जाता है। और टैबलेट जो है उस टाइम पे डॉक्टर आपको आयरन और कैल्शियम की टैबलेट देती है, जो 10 दिन 15 दिन या जब तक आप फीडिंग कराते हो तब तक आपको खानी होती है। बट अगेन मैं बहुत अनफॉर्चुनेट थी कि मेरी डॉक्टर टैबलेट देना भूल गई। वो इंदौर की इतनी नामी डॉक्टर हैं, स्टिल वो टैबलेट उन्होंने नहीं दिया। मेरी दीदी को भी ध्यान नहीं रहा, तो मैंने कैल्शियम आयरन की टैबलेट खाई ही नहीं
नहीं है, जिस वजह से मेरे नीज़ में बाद में बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब डाइट की बात हो रही है तो मैं एक और बात बता देती हूँ आपको, इस चीज़ का प्लीज़ यहाँ नेगेटिव मत लीजिएगा, पर इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपकी डिलीवरी के बाद आपका शरीर बहुत कमज़ोर होता है, तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है जो आपका ध्यान रख सके। यूजुअली हम लोग अपने मायके चले जाते हैं क्योंकि हमें ट्रस्ट होता है हमारी मम्मी हमारा ध्यान रखेंगी, ठीक है। मेरी मम्मी की वैसी ही तबीयत खराब थी, मेरी दीदी आई थी बट 1 हफ्ते में उन्हें जाना पड़ा। तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा पहले से कि डिलीवरी के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा। कम से कम 1-1.5 महीने आपको बहुत ज़रूरत होती है किसी की। अगर आपको ट्रस्ट है अपनी मदर इन लॉ पर या मदर पर, दीदी पर, तो ही उनके साथ रहें, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपकी सपोज आप मदर के पास नहीं रह पा रहे, आपको मदर इन लॉ पे ट्रस्ट नहीं है, तो प्लीज़ उनके साथ मत रहिएगा, नहीं तो आपका केस बिगड़ सकता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। और अगर आपके पास कोई भी नहीं है हेल्प करने के लिए, तो पहले से ही आप 2 मेड का इंतज़ाम करके रखिए। एक मेड जो आपका पूरा घर का देखभाल कर ले, बाकी मेंबर्स के लिए खाना बना ले, और एक जो स्पेसिफिकली आपकी डाइट पे ध्यान दे, आपकी मालिश, आपका गर्म पानी, आपको दूध देना, आपके लिए लड्डू बनाना। नॉर्मल डिलीवरी में तो दूसरे या तीसरे दिन से ही हेल्दी लड्डू जो होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स के गोंद डाल के बनाए जाते हैं, वो सब बनाए दिए जाते हैं। कुछ जगहों मैंने सुना है कि 3-4 दिन तक दूध नहीं पीते, उसके बाद पीते हैं। दूध तो बहुत ज़रूरी है यार, पीना कैसे नहीं पी सकते। मेरे केस में मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि दूध नहीं पिया जाता है 1 महीने तक। हाँ, आपने सही सुना, 1 महीने तक दूध नहीं पीना है। आप समझ सकते, 1 महीने तक डिलीवरी के बाद आपको दूध ही नहीं पीना है। लड्डू इतनी जल्दी नहीं खाए जाते हैं, 1 महीने बाद बनाए जाएंगे। मेरी जब नॉर्मल डिलीवरी थी, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ प्लीज़ ध्यान रखिएगा कौन आपके साथ रहेगा, इसे वाइजली चुनिएगा। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मदर इन लॉ से कोई हमारे रिलेशन ख़राब नहीं है, बट आई डोंट नो, हो सकता है लव मैरिज हो या जो भी है, उनकी नॉलेज की बात है। मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रही, बट मेरे साथ ये हुआ। 15 दिन तक मैंने दूध नहीं पिया, मैंने लड्डू नहीं खाया, मैं सिर्फ दलिया में दूध डलता था थोड़ा सा पानी के साथ, बस ये चीज़ें लेती थी। मुझे बहुत भूख लगती थी, मैं फीड मेरी बेटी नहीं करती थी, लेकिन मैं पंप से दूध निकाल के उसे पिलाती थी। और जो लोग फीड अगर करते हैं, फीड करवाते हैं अपने बच्चे को, तो उन्हें तो बहुत भूख लगती है। तो मैं तो नहीं करवाती थी, फिर भी पंप से निकालती थी, मुझे बहुत भूख लगती थी, पर सिर्फ मैं दलिया खाती थी। 15 दिन बाद जब मुझे फील हुआ कि मुझसे ग्लास भी नहीं पकड़ते बन रहा है, मैंने ग्लास लिया, मेरे हाथ से छूट गया, है ना। और 10 दिन बाद मैं डॉक्टर से मिलके गई थी, मेरे स्टिचेस खुल गए थे, मैं ऑलरेडी स्ट्रेस में थी, मेरी बेटी फीड नहीं कर रही थी, मुझे बहुत टेंशन था, और मेरे को इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि मुझे चलते नहीं बन रहा था। ये सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मेरी दीदी के पास चले जाना चाहिए। उन्होंने पहले भी कहा था, bट मेरी मदर इन लॉ ने मना किया, तो मैं नहीं गई थी उनके रिस्पेक्ट के लिए। बट फिर मैंने अपनी दीदी को कॉल किया, एंड आफ्टर 15 डेज़ मैं अपनी दीदी के यहाँ गई हूँ। वहाँ मैंने दूध पिया है, वहाँ मैंने लड्डू बना के खाए हैं हमने, तब जाके मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मुझे एनर्जी आई। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप किसके साथ रहें। अगर आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हैं इन लॉज के साथ, तो प्लीज़ मम्मी के पास चल जाइए, दीदी जो भी है, या मेड लगवा लीजिए जिस पे आपको पूरा ट्रस्ट हो, जो आपका सच्चे दिल से ध्यान रख सके। नहीं तो आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि मैंने 15-20 दिन तक दूध नहीं पिया, ना टैबलेट मुझे मिले, तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द स्टार्ट हो गया था और मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। जो मेरा वेट बढ़ा है वो मेरी डिलीवरी के 2 महीने बाद, जब मेरी बच्ची ने फीड करना स्टार्ट किया, उस फीडिंग के टाइम मैंने जब खुद लड्डू बनाए, खूब दूध पिया, दलिया खाया, तब मेरा वेट बढ़ा है। अदरवाइज डिलीवरी के बाद मेरा वेट, मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। ये 3 बातें हो गई। उसके बाद आती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये जो होता है ना डिप्रेशन, ये क्यों होता है? एक तो आप इतना पेन सह के डिलीवर करते हो बच्चे को, आप बहुत खुश होते हो, नो डाउट, बट आपकी बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे होते हैं, इतनी ब्लीडिंग हो रही होती है, और सडनली आपको रात भर जगना पड़ता है। एक नया बच्चा आया होता है, उसमें भी चेंजेस होते हैं, उसे भी आपको देखना होता है, बहुत कुछ चलता रहता है। ऐसे में अगर आप अकेले हो, अकेले बैठे हो, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, या आपको मैं अपना केस समझाती हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई, मैं वहाँ से मिलकर आई, मेरे एक स्टिच खुल गया था, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल वो ऑफिस में थे, मैं वेट कर रही थी कि वो जैसे ही ऑफिस से आएंगे मैं उन्हें बताऊंगी। मुझे रोना आ रहा था, मेरे स्टिच खुल गए, क्या होगा ये वो।
वो आए हैं, उन्हें मैंने बस बताया है, इतने में मेरी मदर इन लॉ ने उन्हें कॉल करके बुला लिया, उनको आने नहीं दिया मेरे पास। मैं अकेली बैठी रोती रही, मतलब मुझे मेरे हस्बैंड से बात नहीं करने दिया जाता था कि अभी ज़रूरत नहीं। और क्योंकि मेरी बच्ची मेरा फीड नहीं लेती थी तो उसे भी मेरे पास नहीं रखा जाता था, उसे हॉल में ले जाया जाता था। मैं अकेली रूम में दिन भर रात भर अकेली बैठी रहती। आप सोच सकते हैं, जिसकी बच्ची हुई है उसकी बच्ची उसके साथ नहीं है, उसे बच्ची फीड नहीं कर रही है, स्टिचेस खुल गए हैं, अकेला बैठा है बंदा, और हस्बैंड बात करने आ रहा है तो उन्हें बुला लिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप अपने हस्बैंड, आपकी फैमिली जो भी है, मदर सिस्टर, उनसे बात करके रखिए। अगर वो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे टाइम पे एक औरत को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। प्लीज़ आपको उनसे बात करनी चाहिए, इमोशनली उन्हें पैम्पर करना चाहिए। कभी सर दुखता है, कभी कमज़ोरी होती है, कभी हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत से चेंजेस होते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। तो एक पति को तो ऐसे टाइम पे बीवी के साथ होना ही चाहिए। प्लीज़ अपने हस्बैंड से बात करें, नहीं तो हस्बैंड वाइफ में बहुत दूरियां आ जाती है, जैसा कि मेरे केस में हुआ था। ऐसा होता है अक्सर और वो डिप्रेशन का भी कारण बनता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन पे आपको ध्यान पहले से ही रखना है प्रेगनेंसी के टाइम पे ही, कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप पहले से प्रिपेयर हों। आप स्टिचेस अगर आपको आते हैं तो डॉक्टरी सलाह से उसे ट्रीट करें, बहुत ध्यान दें, किसी के बहकावे में न आए। एक और बात है, अगर आप गाँव से हैं, गाँव में जैसे मेरी मदर इन लॉ गाँव से हैं, तो गांव में क्या होता है कि कंडे में, कढ़ाई में कंडा जलाया जाता है, उसमें अजवाइन डाल के उसका धुआं लेने के लिए कहते हैं, देने के लिए कहते हैं वजाइना को। एंड दैट्स वेरी, आई डोंट नो सही है गलत है, लेकिन आपको स्टिचेस है तो प्लीज़ ऐसा खिलवाड़ बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरी मदर इन लॉ ने कहा था करने के लिए, बट मुझे स्ट्राइक हुआ और मैंने ऐसा नहीं किया। एंड आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो प्लीज़, मैं ये नहीं कहती पुराने लोगों को बहुत कुछ पता होता, बट टाइम के साथ शायद वो भूल जाते हैं, या वो आपसे इतना प्यार नहीं करते कि आपको सही सलाह दें या सोचें कि वो सही कर रहे हैं या नहीं। समटाइम्स वो अपना बड़ापन दिखाने के लिए या फिर आपको ना पसंद करने के लिए काम चलाओ काम कर देते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग का ध्यान रखें, अपने स्टिचेस की बहुत केयर करें, जैसा डॉक्टर कहे, डाइट डॉक्टर आपको लिख के देते हैं उस डाइट को ही फॉलो करें। स्टूल सॉफ्टनर ज़रूर लें, एटलीस्ट 1 वीक, या स्टिचेस ज़्यादा है तो 15-20 दिन। 4th चीज़, अपनी टैबलेट्स डॉक्टर से कैल्शियम आयरन की लें। और आप किसके सहारे, मतलब प्रेगनेंसी के बाद आपकी बॉडी को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आपको सहारे की ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ वहीं पे डिलीवरी कराएं। अपनी मम्मी से आपको सपोर्ट है, मम्मी क्या कराएं, दीदी से है, मदर इन लॉ से, जिस पे आपको ट्रस्ट है, उन्हीं के साथ रह के अपनी पोस्ट डिलीवरी टाइम बिताएं। और कोई नहीं है तो मेड का इंतज़ाम करके रखें प्लीज़, अदरवाइज़ आपके बॉडी को बाद में बहुत सफ़र करना पड़ेगा। मैंने किया है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत तकलीफ़ देखी उस टाइम पे मैंने। अपने हस्बैंड से बात करते रहें, उन्हें क्लियरली कह दे कि मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ ये टाइम ऐसा होता है, मुझे आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे साथ रहें। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपनी फ्रेंड्स से बात करें जिनकी ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी है, उनसे बात करें, वो आपको ज़रूर पॉजिटिविटी देंगे। अगर आप को लगता है तो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी रचना_गीति मम्मी, वहाँ आके मुझे डीएम कीजिए फ़ोन नंबर पे, मैं आपसे बात कर लूँगी, मैं आपको सलाह दे दूँगी। क्योंकि मेरा जो केस है, चाहे डिलीवरी का हो, पोस्ट डिलीवरी का हो, थोड़ा सा वर्स्ट है। पोस्ट डिलीवरी तो बहुत बुरा है, मैं ही जानती हूँ वो वक्त मैंने कैसे बिताया है। मैं अगर दीदी के यहाँ नहीं जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। दूध, यार ऐसा नहीं होता, दूध पीना बहुत ज़रूरी होता है, वो ताकत के लड्डू खाना ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट डाइट लेना ज़रूर होता है। प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। और अगर कोई भी बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, डीएम कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लगता है 1% भी मैंने अपनी स्टोरी बता के आप लोगों की हेल्प की है तो। और कमेंट में बताइएगा आपके अपना एक्सपीरियंस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, गुड बाय।